रविवार को उड़ी में भारतीय सेना पर आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अब तनाव चरम पर पहुंच गया है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की चौतरफा घेराबंदी से पाकिस्तान में बौखलाहट दिख रही है। वहां से युद्ध की आहट भी सुनाई दे रही है। इस्लामाबाद में F-16 लड़ाकू विमान से युद्धाभ्यास की खबरें हैं। इधर भारत ने भी सीमाओं पर अपनी फौज बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री खुद वॉर रूम में हालात का जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या भारत और पाकिस्तान एक और युद्ध की कगार पर खड़े हो गए हैं? और अगर युद्ध हुआ तो क्या भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? इन्हीं मुद्दों पर आज हम कर रहे हैं बड़ी चर्चा, जिसके लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा साहब, साथ ही जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल। हमारे साथ कार्यक्रम में है पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू, रक्षा विश्लेषक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कमोडोर जीजे सिंह, भारत शक्ति.in के फाउंडर नितिन गोखले और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आवाज अड्डा पर आज हम पूछ रहे हैं एक बड़ा सवाल कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की नौबत आ गई है? आप अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC आवाज पर दे सकते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल मेरा जाता है लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब को। कादियान साहब, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच आज की तारीख में जंग हो जाए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हेलो, लगता है राज साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। कमोडोर जीजे सिंह, युद्ध का आप अच्छा अनुभव रखते हैं। आज भारत और पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध के काफी करीब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करें तो क्या हम इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं? मेरा मानना है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। मैं तो ये यहां तक कहूंगा कि हम हमेशा तैयार हैं इसके लिए, क्योंकि हमारी भारतीय सेना की जो मसल एंड माइट है, जो इसकी शक्ति है, वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। चाहे वो हमारी थल सेना हो, या हवाई सेना हो, या जल सेना हो, ये जितनी हमारी सेनाएं, इनकी ट्रेनिंग को देखा जाए और इनकी जो फायर पावर को देखा जाए, इनकी गन पावर को देखा जाए, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सामने हम कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान का ही सामना नहीं करते, हम चाइना के साथ भी तैयारी रखते हैं। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि अगर कल कहीं युद्ध की बात होती है तो इसमें निश्चय पहली बात कि भारत की, हमारे देश की जीत होगी। मेरा कुछ थोड़ा सा यही होगा कि जो हमारी इस टाइम पाकिस्तान के साथ भेड़ होगी, जो हमारी उनके साथ टक्कर होगी, उसके अंदर दोनों साइड से कुछ कैजुअल्टीज ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका इस टाइम सिर्फ एक ही फ्रंट में लड़ना है। पहली दफा तो वो बांग्लादेश की तरफ भी था, उसका एक पैर और एक पैर यहां पे था, मगर इसमें कोई शक नहीं कि हम इस पे जरूर जीत पाएंगे। और पाकिस्तान जो आज की तारीख में कर रहा है, जैसे उसने F-16 का एक ड्रामा किया है, ये मैं समझता हूं कि उनके बौखलाहट है। ये जो ऐसे जो दृश्य वो अपनी ही पब्लिक को दिखा रहे हैं और उनको इम्प्रेस यही समझना चाहते हैं कोशिश कर रहे हैं। जीजे सिंह साहब, यही एक सवाल है। ये जो है सिर्फ वो अपनी पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। उसकी F-16 का हमारे एयरफोर्स के जो सेनापति हैं, जो ऑफिसर, जो हमारी एयरफोर्स की शक्ति है, उसके सामने कुछ नहीं है। वो तो एक ड्रामा है, एक क्राफ्ट है, हमको धमकाने के लिए, एक जिसे कहते हैं गिद्दड़ भपकी देने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान। राज कादियान साहब, ये जो खबरें आई है पाकिस्तान से, इनफैक्ट हम इनके फुटेज भी चला रहे हैं कि वहां पर F-16 जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और होती है दिन में कई देशों में, लेकिन अब रात में उनके शोर सुनाई दे रहे हैं और थोड़ी सी घबराहट है लोगों में पाकिस्तान के अंदर। तो क्या ये पाकिस्तान सिर्फ एक नाटक कर रहा है अपनी प्रिपरेशन दिखाने के लिए, थोड़ा सा डर दिखाने के लिए? अब वाकई में पाकिस्तान को ये यकीन हो गया है कि अब जैसे हालात हैं जंग हो सकती है? देखिए, आज के दिन उड़ी के अटैक के बाद खासकर
दोनों देशों के बीच में तनाव है और होना भी चाहिए, क्योंकि उड़ी वाला अटैक महज आतंकवादी अटैक नहीं था, वो तो पाकिस्तान का भारत पर अटैक था। तो ये सिर्फ डरा हुआ आदमी ऐसी प्रैक्टिस करता है लोगों को दिखाने के लिए ताकि भाई अटैक नहीं आए, लेकिन लड़ाई जब होती है तो लड़ाई की क्षमता, उसकी शक्ति में क्या क्या फैक्टर होते हैं। सिर्फ सेनाएं अकेली नहीं होती, सेनाएं जरूर होती हैं, वो तो लड़ती हैं, लेकिन देश की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि स्ट्रांग डिसीजन जब लेने पड़े तो कोई हिचकिचाहट नहीं हो। देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और क्षमता होनी चाहिए ताकि वार को आप सस्टेन कर सकें। वार जब भी होती है वो हमेशा एग्रेसर को पहले फायदा मिलता है। पिछली 3 बार 48, 65 और 99 में पाकिस्तान ने हमला किया था तो इनिशियल एडवांटेज उसको मिला था, लेकिन बाद में उसकी हार हुई। जो उसके एम जो थे, जिस एम से उसने लड़ाई शुरू की थी, उनमें से कोई भी हासिल नहीं हुआ। आज के दिन पाकिस्तान रोजाना लड़ाई लड़ रहा है हमसे। जब उसने देखा कि 3 बार उसने हमला किया, 71 में भी एग्रेसर वही था, क्योंकि हालांकि हमारी कोशिश, हमारी प्लान थी कि जो 1 करोड़ रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान के हमारे अंदर आ गए थे, हम उनको सस्टेन नहीं कर सकते थे, हमको उनको वापस भेजना था। तरीका सिर्फ यही था कि उनकी टेरिटरी कैप्चर करें और इनको वापस भेजें अपने देश में। लेकिन फिर भी अटैक पहले पाकिस्तान ने 3 दिसंबर की आफ्टरनून को किया था, जब हमारे 11 वेस्टर्न जो एयरफील्ड हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने हवाई हमला किया था। इसके अलावा स्ट्रेंथ की जो मैं बता रहा था, आपके पास डिप्लोमेटिक एबिलिटी होनी चाहिए कि आज के दिन सिर्फ 2 देश नहीं लड़ेंगे, दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है। आज के दिन डिप्लोमेटिकली हमने बहुत कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है। जहां तक सेनाओं का सवाल है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना, चाहे जल सेना, हमारी उसके ऊपर बहुत सुपीरियोरिटी है। पाकिस्तान को कोई चांस नहीं है। अगर उसको जरा सा भी चांस होता तो वो प्रॉक्सी वॉर नहीं करता, वो एक और लड़ाई करता, जो उसने बार बार करके बार बार हार खा के। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर जहां उनमें डिसीजन मेकिंग शायद स्ट्रांग हो सकती है, वो तो एक आदमी का डिसीजन है, वहां तो मिलिट्री रूल है। हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन हमारी भी डेमोक्रेसी, आज का दिन अगर आप लोगों का भाव देखें उड़ी के बाद, तो पूरा देश इकट्ठा हुआ है। पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को सजा मिले। लोगों में बहुत गुस्सा है। काटजू साहब, 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था, तब भी जो फोर्सेस का मोबिलाइजेशन था वो बहुत भारी तादाद में हो गया था बॉर्डर पे दोनों तरफ से, और वाजपेयी साहब पे बहुत प्रेशर था कि वो पूरी की पूरी वॉर एक तरीके से शुरू कर दें पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन होल्ड किया उन्होंने, कुछ प्रेशर बनाया पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन आज के जो हालात है, आपको लगता है 2001 से सिमिलर है या इस बार और ज्यादा गुस्सा है और ज्यादा प्रेशर है और शायद और ज्यादा दबाव है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? देखिए, जो देश में क्रोध और आक्रोश है पाकिस्तान के प्रति उरी के हमले के बाद, वो बिल्कुल जायज है। लेकिन जो आज मेरा मानना है कि जो भी पाकिस्तान में गतिविधियां उनकी सेना कर रही है, वायुसेना कर रही है, उसका उद्देश्य 2 है। उसके उद्देश्य 2 हैं। पहला उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वो बताएं कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पे आ रहा है और आ रहे हैं, और इसकी वजह से वो चाहते हैं कि कश्मीर के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो अभी तक कोई नजर नहीं डाले हैं, वो डालना शुरू करे। मेरा तो ये तक मानना है कि उरी अटैक का भी यही उद्देश्य था। उसमें वो विफल हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी वो विफल होंगे, लेकिन कोशिश उनकी जारी है। दूसरा उद्देश्य उनका है कि भारत के नेतृत्व को और खासतौर से मोदी जी को ये संकेत वो दें कि अगर उन पर युद्ध की नौबत आती है तो वो युद्ध के लिए तैयार है। अब हमारी क्या नीति होनी चाहिए? हमारी नीति होनी है कि किस तरह पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उसको समाप्त करें। और मेरा मानना है कि इसके लिए जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो उरी हमले के पीछे थे, जो उनको पनिश किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, और यह आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया है देश को, इसको अकम्प्लिश करने के लिए हमारे पास बहुत विकल्प है, एक विकल्प नहीं है। आखिरी नुक्ता मैं आपसे ये कहूंगा
कि ये जो मामले चल रहे हैं ये 25 साल से ज्यादा से चल रहे हैं और इसमें अब वक्त आ गया है कि हम एक नीति बनाएं जी, उस नीति के तहत स्टेप बाय स्टेप कदम लें। ये न, इन मामलों में जैसे अभी हुआ है कोई नीजक रिएक्शन से हमें आगे नहीं बढ़ना है। आक्रोश है, सही है, हमें काम करना है जी, कि बिल्कुल। पाकिस्तान से आतंकवाद तनेजा साहब से हम ये उस पूछते हैं, उद्देश्य को कई तरीके से हम पा सकते हैं। जी काटजू साहब, कई विकल्प आपको रखने होंगे खुले, और नीजक रिएक्शन की आप बात कह रहे हैं उससे बचना होगा। तनेजा साहब, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको उसकी सजा दी जाएगी, उड़ी हमले के जो हमलावर है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब आतंकवादी हैं, आए कहां से है? पाकिस्तान से आए हैं, लगातार पनाह देता है, आतंकवादी भी मुजरिम है और पाकिस्तान भी दोषी है। तो अब सरकार किन विकल्पों पे विचार कर रही है? सर्जिकल स्ट्राइक्स की एक बात चल रही है, दूसरा क्या हम फुल फ्लेज वॉर में जाएंगे, या एक हाइब्रिड वॉर जिसको आप कहते हैं कि आप थोड़ा उन पर दबाव बनाएंगे मिलिट्री के थ्रू और थोड़ा डिप्लोमेटिक दबाव बनाएंगे? क्या नीति आएगी सरकार की तरफ से? जैसे काटजू साहब कह रहे हैं कि स्पष्ट नीति होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट है कि जो उरी में हमला हमारी फौज पे हुआ वो पाकिस्तान स्टेट का हमला था, वो पाकिस्तान स्टेट का हमला था। वो पाकिस्तान ने हमला किया हमारे ऊपर, हमारी फौज के ऊपर हमला किया, तो भारत के ऊपर हमला था। अब आपने ये देखा कि पूरे भारत के अंदर पूरे 125 करोड़ भारतीय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक है और सबका जो आक्रोश है बराबर है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर भी आक्रोश बिल्कुल बराबर है। अब दूसरा हमको देखना होगा, एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो पहले 1971 का युद्ध हुआ और 2016, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से माहौल सब चीज काफी बदली है, और जो भारत की फौज है, हमारी फौज दुनिया में सबसे अव्वल फौज है। फर्क क्या है? भारत के अंदर जो हमारी फौज है उसके पीछे 126 करोड़ भारतीय खड़े हैं, और पाकिस्तान की जो फौज है उसके पीछे शायद बलूचिस्तान नहीं है, सिंध के लोग नहीं है, फ्रंटियर के लोग नहीं है, तो वो कमजोर सेना है। और दूसरी, और जहां तक हमारे रिस्पॉन्स की बात है, इन सारे फैक्टर को देख करके पाकिस्तान अंदर से टूटा हुआ कमजोर देश है। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं आपके उस पे आ रहा हूं। इस सबको देखते हुए हम अब जो जवाब उसका होगा वो जवाब होगा जिससे पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा, और जवाब जो होगा वो हर फ्रंट से होगा, जहां वो फौजी भी होगा, वो आर्थिक भी होगा, वो कूटनीतिक भी होगा। हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे? बात ऐसी हो रही कि हम अपनी ही सीमा में रह के अपने प्लेन से वहां अटैक कर दे, ब्रह्मोस से मार दे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको मानेगा कि आपने एलओसी का उल्लंघन नहीं किया? वो तो इसको एज अ वॉर ही लेगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार है? हम युद्ध करेंगे? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है पाकिस्तान को सबक सिखाना। और आज अपोजिशन के लीडर पाकिस्तान के अंदर मिस्टर शाह जो पीपीपी के अपोजिशन, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान ने हालत खराब कर दी है। ये उन्होंने वहां पे पार्लियामेंट के अंदर बोला है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितनी दहशत है, बौखलाहट नहीं, दहशत है। और ये क्यों है? क्योंकि हर फ्रंट से भारत ने उनको घेरना शुरू कर दिया है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो मिलिट्री का हो। जो उनको जवाब दिया जाएगा वो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो धराशायी हो जाएंगे, वो अंदर से कोलैप्स करेंगे। अब उसके लिए क्या सारी रणनीति है, आप अप्रिशिएट करेंगे, आपके दर्शक भी मानेंगे। टेलीविजन पे आकर के सरकार का मैं प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि के नाते उसकी चर्चा यहां नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि क्या हम वॉर में जाने की स्थिति में हैं। जयवीर शेरगिल साहब, अगर हम बात करें कि चाहे वो मुंबई अटैक्स हुए हों तब तो सरकार आपकी थी, या फिर करगिल अटैक हो, वो एक अलग तरीके की युद्ध थी, या फिर संसद पर हमला हो, हमने एक फुल फ्लेजेड वॉर में जाने से हमेशा अब तक हम बचते रहे। लेकिन क्या अब वक्त है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए? सारे यहां पर पैनलिस्ट हैं, वो सब मान रहे हैं, आंकड़े साबित करते हैं कि भारत की जो सामरिक ताकत है वो हर हाल में सुपीरियर है पाकिस्तान से। तो इस तरीके से अब वक्त है कि आप इस देश को बताएं कि बार बार ये ऐसी हरकत करने से बाज जाए, नहीं तो अब ये वक्त है जब हम हथियार का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, 3-4 पहलू हैं इस विषय के कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई लगनी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो जैसा कि सब पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि कोई शक नहीं है इस बात में कि हिंदुस्तान की सेनाएं हमेशा तैयार थी, है और रहेंगी पाकिस्तान से लड़ने के लिए। पर
आज देखिए जो ये F-16 की हरकत हो रही है, हमें मान के चलना चाहिए ये पाकिस्तान ही कभी हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं लगाएगा। उसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहले इतिहास गवाह है, पाकिस्तान एक बहुत ही डरपोक और ढोंगी मुल्क है। कभी भी अपने सेना का इस्तेमाल करके वो जंग नहीं करता, वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के करता है एक प्रॉक्सी वॉर। चाहे वो अफगान के नूरिस्तान, नानागढ़ या कनूर जैसे नेटो के हेडक्वार्टर्स पे अटैक हो, चाहे वो कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का सहारा लेना हो, तो हमेशा वो दूसरे के कंधे से कायरों की तरह वार करता है और सीधा कभी सामने नहीं आता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आ जाती है जंग की बात। देखिए जनता जज्बे और दिल से सोचती है, सरकारें, कई सरकारें जो ऐसे खासकर हमारी सेनाएं वो दिमाग से सोचती है। अब पूरे विश्व में मेरे ख्याल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 15,230 न्यूक्लियर हेड हैं, जिसमें से 130 पाकिस्तान के पास है, 110 भारत के पास है। और भारत ने एक सेल्फ इम्पोज NFU साइन किया है, नॉन फर्स्ट यूज। तो पाकिस्तान सोचता है कि बार बार वो न्यूक्लियर वॉर का डर दिखा के वो हमें ब्लैकमेल कर लेंगे, वो भी होने वाला नहीं है। अब तीसरी बात जो भारत को ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर कभी भी जंग की बात सोचते हैं, चीन। क्या चीन के चलते जिस तरह वो पाकिस्तान के नजदीक है, जिस तरह उनकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वन बेल्ट वन रोड जिसे कहते हैं, या ट्विन सिल्क रोड बन रही है जो यूरो एशिया लैंड से उनको जोड़ता है, कि किस तरह मलाका स्ट्रेट्स में वो यूएस को कमजोर करना चाहता है। क्या भारत की जंग केवल पाकिस्तान के साथ होगी या पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ करनी पड़ेगी? क्या कोई भी ऐसा सख्त कदम उठाने से पहले चीन को पहले कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा? ये एक बहुत अहम फैसला और पेचीदा मसला है जो भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। अब जहां तक आ जाती है आगे जाके करना क्या है, थोड़ी आखिरी बात कहूंगा। देखिए पाकिस्तान थोड़ा भोखला गया है, उनको लगता है कि अब वो एक हमारी जंग है आतंकवाद के अड्डे को खत्म करना। वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर और कश्मीर पे, जैसा कि पैनलिस्ट पहले बोल रहे थे। हमारी ये अब कर्तव्य बनता है, हम जो हमारे जो बाहर के मुल्क के दोस्त हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, उनको ये समझाना कि हम ये छल कपट में ना पड़े, हम इनकी ये जंग के ये जो पैंतरे शुरू कर रहे हैं उसमें ना पड़े। मसला कश्मीर नहीं, मसला है आतंकवाद, मसला है हकानी नेटवर्क को खत्म करना, मसला है सैयद को खत्म करना, अब्दुल रहमान माकी को खत्म करना, जिसपे वेंडी शर्मन और अमेरिका ने $10 मिलियन का दिया हुआ है। और इस जाल में ना आए और जो इकोनॉमिक जो कड़ी है, उनकी आर्थिक कड़ी है, उसको काट दिया जाए। केवल कागज पे निंदा करना या उसको टेरर स्टेट करना से काम नहीं चलेगा। आज भी चीन $800 मिलियन का राय आप दे रहे हैं, ये जो राय आप दे रहे हैं, ये सारी स्ट्रेटेजीज, ये सारी बातें पिछले 25 साल से हो रही हैं कि उन्हें आर्थिक रूप से पीछे धकेल दीजिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उन्हें पीछे धकेल दीजिए, उनको बायकॉट करवा दीजिए, लेकिन अभी भी समस्या का हल नहीं निकला। या तो ये माने कि समस्या इसी तरह एक फर्क है जी, एक फर्क है, छोटी सी बात कहूंगा। बोलिए। एक फर्क है, छोटी सी बात कहूंगा, एक फर्क है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि 25 साल से हर पैंतरा अपनाया जा चुका है, पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पर अब ISI जैसी खतरनाक आतंकवाद के अजगर ने हर एक मुल्क को निकलना शुरू कर दिया और डसना शुरू कर दिया है। आज फ्रांस हो, वहां जैसे अटैक होते हैं, अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, वो जान गया है कि आतंकवाद अब ISI को सिर्फ NGO का दर्जा देना बाकी रह गया पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान को काबू नहीं किया, ये केवल हिंदुस्तान को खतरा नहीं पर पूरे जो हमारी समझा मैं आपकी बात, कुछ कहना चाहते हैं तो हमें सबको मिलकर वहां अटैक करना है। जी विवेक काटजू। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि हमें पाकिस्तान का स्वभाव समझना है। पाकिस्तान कहता है भारत दुश्मन मुल्क है। हमारा राजनीतिक वर्ग अभी तक हिचकिचाता है ये कहने में कि पाकिस्तान शत्रु है और पाकिस्तान शत्रु रहेगा और हमें उसके खिलाफ जैसे शत्रु के साथ व्यवहार करना है वैसा करना है। जब तक हमारा राजनीतिक वर्ग और हमारा सामरिक वर्ग इस नतीजे पे नहीं पहुंचेगा, हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे, जैसे हर प्रधानमंत्री ने की, जैसे मोदी जी ने की, लाल रेखाएं खींच के उनको धूमिल किया। जब अगर हम ये मान के चलें, जैसे वो कहते हैं कि भारत शत्रु है, अगर हम ये मान के चलें तो सब विकल्प आसान हो जाते हैं। लेकिन ये लालसा जो हमारे वहां है कि एक दिन पाकिस्तान बदल जाएगा,
अरे 70 साल से बदला नहीं, अब क्या अचानक बदल जाएगा? उसकी फौज बदल जाएगी? जी सही ये मान के चलना है, और हमारे राजनीतिक वर्ग इसको मानने को तैयार ही नहीं है। शिवकांत तो शर्मा कैसे होगा? जी बिल्कुल, शिवकांत शर्मा मैं आता हूं आपके पास भी तनेजा साहब, लेकिन शिवकांत शर्मा, अगर आज हम जंग का रास्ता ही इख्तियार करते हैं तो जो इंटरनेशनल रिएक्शंस हैं, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे शेरगिल साहब की, आपको चाइना को भी देखना होगा। अमेरिका वैसे भारत का साथ देता है, लेकिन उसके पाकिस्तान से जो रिश्ते आज भी हैं, जो मदद उन्हें आज भी मिलती है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे में अगर हम भारत ही रास्ता इख्तियार करता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, हथियारों से सिखाया जाए, तो इंटरनेशनल लेवल पर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या कितना आसान या कठिन होगा? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका हो या यूरोप हो या चीन का अभी आपने बात की, या रूस हो। अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि रूस ने जो एक सैनिक अभ्यास मिलजुल करके करना था वो कैंसिल कर दिया। वो बात गलत निकली। रूस के सैनिक तो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जी, फिर से अभ्यास कर रहे हैं। सही कहा। कुछ ही महीने पहले अमेरिका के साथ संयुक्त अभ्यास करके लौटे हैं। ब्रिटेन के साथ संयुक्त अभ्यास उन्होंने किया है। अभी उनके सेना अध्यक्ष शरीफ साहब ने एक भाषण में कहा, अपने सैनिकों को भाषण दे रहे थे, उनमें पूरी उन्होंने फहरिस्त गिनाई है कि तुर्की के साथ अभ्यास किया। तो ये सारे के सारे देश, जहां तक आतंकवाद की निंदा की बात है, आतंकवाद से सब परेशान है। पाकिस्तान इस वक्त बदनाम है, ये मान लिया, सभी आतंकवाद की निंदा करते हैं, लेकिन साथ में आपने ये नोट किया होगा कि वो कश्मीर पे और बाकी विषयों पे बातचीत करने की बात भी पीछे लगा देते हैं। चाहे वो अमेरिका के विदेश मंत्री हों, चाहे वो फ्रांस से अभी बात हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा में, तो फ्रांस का भी यही बयान था। तो ये एक बात है, अगर भारत अपनी तरफ से हमला करता है, क्योंकि भारत ने अभी तक, एक तो भारत की हैसियत बड़े की है, भारत ने अपनी छवि जो है ऐसी बना रखी है कि उसने आज तक इतिहास में कभी किसी पर चलाकर पहले हमला नहीं किया। तो पहले हमला करना, एक तरह की लक्ष्मण रेखा को लांघना भारत के लिए होगा, वो बड़ा मुश्किल होगा, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करना, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना, हो सकता है बाद में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल जाए, लेकिन शुरू में बड़ी मुश्किल होगी। ये सारे के सारे देश आकर के कोशिश करेंगे कि रुक जाइए, बीच बचाव कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो मुझे लगता है अभी भारत के लिए पहल करना मुश्किल होगा। भारत जो पहल कर सकता है, जैसे 2001 में की थी, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे दुखती रग, जो सबसे कमजोर रग है, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। अगर आप युद्ध न करके सेना को सीमा पर तान दें, और हमारी नौसेना इतनी 7 गुना या 8 गुना शक्तिशाली है, अगर नौसैनिक ब्लॉकेड कर दें पाकिस्तान का, और दूसरी तरफ जो दूसरी चीजें आप कर रहे हैं, जो बल्तिस्तान और गिलगित में वहां किसी तरह से विद्रोह फैला दें और बलूचिस्तान में विद्रोह फैला दें, जिससे चीन को डर लगने लगे, और बाद में चीन को भी आतंकवाद से डरना है, क्योंकि उनका जो शिनजियान प्रांत है उसमें वीगर आतंकवाद पनप सकता है, तो हो सकता है चीन भी पीछे हट जाए। तो इस तरह की कई स्ट्रेटजियों को लेकर के चलना पड़ेगा, और उससे अगर ये 6 महीने साल भर भारत को काफी बड़ा नुकसान होगा ये सब करने में, लेकिन भारत इस नुकसान को झेलने की स्थिति में है। राइट, तो आप कह रहे हैं फुल फ्लेजेड जंग में तो नहीं जा सकते, अंतर्राष्ट्रीय साथ नहीं मिलेगा। नितिन गोखले साहब, तो क्या दूसरा उपाय, क्या जिन सर्जिकल स्ट्राइक्स की हम बात कर रहे हैं, या जिस लिमिटेड वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं कि आप जाइए, अंदर घुसिए, और जो एलईटी है या जैश ए मोहम्मद है, जाके उनको मार के आइए, या आप अपने कुछ विमान भेजिए जो वहां स्ट्राइक करके आए और इनके कैंप्स को उड़ाएं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ाएं, तो क्या हमें फिर इस लिमिटेड वॉरफेयर में जाना चाहिए? जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। इसमें भारत के पास 2-3 विकल्प है। मैं युद्ध की बात एक 2 मिनट में करता हूं आपसे, पर पहले आपको ये बता दूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बाकी तो विकल्प पे रोज ही हम बात कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान के अलावा इस समय कार्यक्रम कुछ हो नहीं रहा, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज की अगर सामरिक रास्ता अपनाते हैं तो सामरिक रास्ते में वही तो बता रहा हूं आपको। जी, आपको फुल फ्लेज वॉर करने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ पीओके में एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और वो कैसे की जाएगी उसके काफी विकल्प भारत के पास है, भारतीय सेना के पास है। अब इसमें पहली बात आपको ये बता दूं कि अगर भारत को फुल फ्लेज युद्ध में नहीं जाना है, अगर पूरी तरह से युद्ध नहीं करना है, तो 2 विकल्प है। एक है आपका जो सीज फायर 2003 से चला आ रहा है, नवंबर 2003 से, आप उसको खारिज कीजिए, और जिस पोस्ट से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस पोस्ट से फैसिलिटेट करते हैं, जिस पोस्ट में रहकर आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं,
उस पोस्ट को नेस्ता नाबूद कीजिए। आप अपना मोटर फायर, स्मॉल आर्म्स फायर, स्नाइपर फायर लेके उस पोस्ट के ऊपर इतना ज्यादा हमला कीजिए, उस तरफ से भी जरूर जवाब आएगा, पर आप उसके लिए तैयार हो जाइए और वो करिए। उससे पाकिस्तान ये तरीका अपनाया जा चुका है। 2014 के नवंबर में आपको याद होगा, जब अर्निया सेक्टर में जम्मू के इलाके में ये बात हुई थी, जब वहां से फायरिंग हुई थी, तो इतना डिस्प्रपोर्शनेट फायर भारत की तरफ से किया गया था कि पाकिस्तान ने अपना सफेद झंडा दिखाकर ये मांग की कि भाई अब आप फायरिंग बंद करें। एक वो तरीका अपनाइए। अगली बार जब घुसपैठ होती है, समझ लीजिए कल को घुसपैठ होने की कोशिश करते हैं, और आपको पता है पिछले 3-4 दिन से घुसपैठ की कोशिश लगातार हो रही है। जैसे ही आप घुसपैठ की कोशिश देखते हो, आप वहां लोकल कमांडर्स को आप फ्रीडम दे चुके हैं कि भाई अगर कोई वहां से घुसपैठ करता है तो उन पोस्टों पर हमला कीजिए, उन पोस्टों पर फायरिंग कीजिए और उनको पनिश कीजिए, उनको एक शिक्षा दीजिए। आपको उनको एक सबक सिखाना होगा। वो एक तरीका हुआ। दूसरा आपका तरीका हुआ, अगर कल को भारतीय वायुसेना के जहाज अगर वहां जाना चाहते हैं तो अभी वो जाने की कोशिश न करें, ये ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि वहां हाई अलर्ट है अभी। पर अपना टाइम, अपना वक्त चूज करके, या तो और 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब थोड़ा सा अलर्टनेस कम हो जाएगा, एक्सरसाइज वहां कम हो जाएंगे, आप अपना टाइम चूज कर सकते हो और वहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नेस्तानाबूद कर सकते हो। रास्ता अपनाना पड़ेगा। जनरल जीजे सिंह साहब, अगर इस तरह की स्ट्राइक्स हम करते हैं, जो सवाल मैंने पहले भी पूछा, तो क्या पाकिस्तान इसका एक ज्यादा बड़ा जवाब देगा? वो इसे अपने ऊपर हमला मानेगा, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कहेगा कि भारत ने उस पर हमला किया और वो भी हमला करेगा, फिर परमाणु बम का डर दिखाएगा, या नहीं यही सही तरीका है? इसमें हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिटेलिएशन आए, कुछ जवाब आए, लेकिन हमारा काम हो जाए। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए। बिल्कुल सही लाइन पे है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं कि मेरा भी यही मानना है कि अगर हम वहां पे एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर जो होती है वो इंटेलिजेंस ड्रिवन होती है। इसका मतलब यह है कि हमें जब हार्ड कोर इंटेलिजेंस मिल जाती है, पक्का पता लग जाता है कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कि हाफिज सईद किसी खास मोहल्ले में इस मकान में बैठा हुआ, तो हमारी एयरफोर्स के अंदर इतनी शक्ति है कि इतनी प्रिसीजन के साथ, इतनी बारीकी के साथ वो उसके मकान के ऊपर, उस कमरे में जहां बैठा हुआ है, वहां पे प्रिसीजन बॉम्बिंग कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है विदाउट मच कोलैटरल डैमेज, और बाकी 7 जगह पे ज्यादा डैमेज नहीं होगा। हमारी एक क्षमता है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई हम ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, LOC के क्रॉस करते हैं, किसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो हमारा कश्मीर है उसके अंदर करते हैं, तो इसकी एस्केलेशन होने की 100% मैं समझता हूं कि इसका चांस है। मगर उसके लिए अगर हम करते हैं तो पहले हम तैयार भी होंगे ना। ये कोई इतने हम बेवकूफ नहीं है कि हमें इसका पता नहीं है कि एस्केलेशन नहीं होगा। एस्केलेशन हो जाए, मगर हमारी फुल प्रिपेयर्डनेस होगी, क्योंकि जब ऐसी वॉर होती है तो दोनों साइड पे एक डिग्री, जिसे स्टेट ऑफ इमिनेंट का मतलब कि होगा, जरूर होगा, तैयारी होती है। उसके पीछे, उसके आगे सिर्फ लड़ाई होती है, पीछे फौज नहीं हटती। तो ये चांस हो सकता है। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके आगे वाला स्टेप आ जाता है न्यूक्लियर। वो न्यूक्लियर जो है, उसके ऊपर पाकिस्तान को तो मैं कहता हूं कि बहुत समझदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए, और याद है उसे, कि अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है, हमारे ऊपर कोई गजनी गौरी न्यूक्लियर मिसाइल मारने की कोशिश करता है, तो पहली बात यह है कि हमारे में क्षमता है कि हम उसको मिड एयर, हवा के अंदर ही ब्रश कर सकते हैं, उसको खत्म भस्म कर सकते हैं। दूसरा, उसको ये याद रखना चाहिए कि अगर हमने वहां पे कोई ऐसा न्यूक्लियर पृथ्वी आकाश अग्नि मारी, तो वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगर हमारे पे होता तो हमसे इतनी सहन शक्ति है, हमारा इतना बड़ा देश है कि हम उसको सहन कर लेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई उसका एक आधा कोई टारगेट सक्सीड भी होता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, और साथ में हम फुली प्रिपेयर्ड होंगे।
तो मेरा ये मानना है कि अगर हम उसके साथ ऐसी युद्ध में घुसते हैं पाकिस्तान को सजा देने के लिए, उसको डिसिप्लिन करने के लिए, क्योंकि अभी जो हालात है उस हालात में जिसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स का टाइम है, ये अभी डिप्लोमेसी में और एनालिसिस करने में बात क्या हो रही है कि हम इतना ज्यादा एनालिसिस कर लेते हैं, इतना ओवर एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और शेरगिल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं शेरगिल साहब के पास भी जाता हूं, लेकिन उससे पहले नरेंद्र तनेजा जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, मैं बात खत्म कर रहा हूं जी जी, कि ये जब हम इतना एनालिसिस कर सकते हैं तो एक जिसे कहते हैं उचित टाइम लाइन जो होती है जिसमें उसको सजा मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा पल्वेराइजिंग और इतना दुखदायक एक उसको चोट मारे हम कि उसको दोबारा कमर ऐसी तोड़ दें कि दोबारा उठना। जी बिल्कुल, यही तो वो एक सबक सिखाने की बहुत जरूरत है यहाँ पर। जनरल कादियान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, टाइम हो गया ये, मैं आ रहा हूँ तनेजा जी आपके पास भी, शेरगिल साहब आपके पास भी, लेकिन जनरल साहब की राय ले लें क्योंकि इसमें शायद कुछ अहम ऐड कर पाए। जनरल साहब देखिए, जो भी एक्शन हम कंसीडर करते हैं उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। आज के दिन हमारी ये सारी चर्चा उड़ी अटैक के बाद है कि हम पाकिस्तान को इतना सबक सिखाएं कि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। उसके लिए ना एलओसी पार करने की जरूरत है, ना हवाई जहाज को कहीं भेजने की जरूरत है। हमारे पास साधन है, हम अपने अटैक टेक्टिकल डेप्थ में रख सकते हैं और बॉर्डर के इस पार रह के आजकल म्यूनिशंस हैं, उसके कम्युनिकेशन सेंटर, उसकी पोस्ट, जैसे नितिन ने कहा, उसके हेडक्वार्टर, उनको टारगेट बना सकते हैं। वो भी करेगा ऐसा, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ जो है वो आर्टिलरी फायरिंग में है। 2003 में नितिन ने सही कहा कि जब आर्टिलरी ड्यूल शुरू हो गए थे उसके पास इतना एम्यूनिशन की क्षमता नहीं है कि उसको लंबे अरसे तक चला सके, वो खुद मांगेगा। एक दो बातें और आई हैं बीच में। एक ये कहना है कि हमको जाके वो आतंकवादी जैसे मोहम्मद या एलईटी के हेडक्वार्टर को बर्बाद करना चाहिए, ये थ्योरी की बात है। इन लोगों का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, ये एल्यूसिव टारगेट है। जब से ये बादल मंडरा रहे हैं उड़ी के अटैक के बाद, पीओके वाले तो सारे भाग गए होंगे। आप जाके ये मान के कि ये कोई आतंकवादी हेडक्वार्टर उस पर डिस्ट्रॉय करें, वो फौरन उसके ऊपर या तो स्कूल का बोर्ड लगा देंगे या मस्जिद का लगा देंगे और बोलेंगे दुनिया को देखो भारत आके हमारी। जी तीसरी बात, चीन के बारे में बात आई है कि चीन आज का युद्ध शायद चीन के खिलाफ भी करना पड़ेगा। अगर हम इतिहास को देखते हैं, कोई भी देश किसी दूसरे के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, ना लड़ी है। 65 में चीन ने धमकियां दी, उन्होंने कहा ये आपका बंकर हमारे एरिया में, इसको आप निकालो। शास्त्री जी ने साफ कहा, लाल किला में मैं खुद मौजूद था रेड फोर्ट पर उस दिन, कि अगर चीनी भाई कहते हैं कि ये हमारा बंकर उनके इलाके में, तो क्यों नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर देते। 71 में उन्होंने थ्रेट दिया, कुछ नहीं किया। 99 में देखिए लिमिटेड वार थी। तो ये चीन नहीं आएगा, अगर आया तो अपने हित में आएगा, उसको पता अगर वो आए तो फिर और उसकी इम्प्लीकेशन है। चीन आज के दिन अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहता है, वो क्यों लड़ाई करेगा किसी पाकिस्तान के लिए। तो ये बातें जो हैं ये अभी थे। जो जहां तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है, पाकिस्तान में आज तक किसी लीडर ने, चाहे वो मिलिट्री लीडर हो चाहे वो पॉलिटिकल, कोई भी इररिस्पॉन्सिबल एक्शन या इररेशनल एक्शन नहीं लिया है। लेकिन कैसे भरोसा कर ले जनरल साहब, भरोसा करना थोड़ा कठिन लगता है। आधा मिनट और मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं यहाँ पे। बहुत कठिन है ये। हमारी पाकिस्तान जानता है हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन नो यूज की है, लेकिन नो फर्स्ट यूज की नो यूज की नहीं है। कि अगर हमारे ऊपर अटैक आए तो हमारे पास परमाणु शक्ति है किस लिए, अगर हम देश का बचाव नहीं करेंगे। और वही डर उसके लिए काफी है, इसीलिए वो बार बार वो बच्चों के खिलौने की तरह उसकी बात करता रहता है। उसके बारे में हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी चलिए, शेरगिल साहब बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। शेरगिल साहब, आप क्या राय रखते हैं? जो जनरल साहब कह रहे हैं कि नहीं मत डरिए, परमाणु शक्ति का वो डर दिखाता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, उनके पास ताकत है, हमारे पास उनसे ज्यादा ताकत है। दो बातें कहना चाहूंगा संक्षेप में। सबसे पहले मैं जनरल साहब की चीन वाली बात से सहमत नहीं हूं। इतिहास की इन्होंने बात की है। 27 दिसंबर 1962 बॉर्डर एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान और चीन के बीच में। तब
जब यूएस के एम्बेसडर गैलब्रियाथ नेगोशिएट कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान में जो हमारी जमीन 2000 किलोमीटर से ज्यादा उनके पास ही देने के लिए, रातों रात चीन आया, पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट किया और 1962 से लेके आज तक इंच फॉरवर्ड पॉलिसी जिसे कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी में, इंच फॉरवर्ड पॉलिसी हिंदुस्तान के और करीब करीब आने के यत्न कर रहा है। और ऐसा हमारी सरजमीन जो कब्जे की जमीन जिसपे चीन और पाकिस्तान बैठे हैं उस पे आज सीपैक ग्वादार पोर्ट बना दिया और अपना समझने लगा। हमने वो हिंदुस्तान भी आए, ढोकला भी खाया, झूले भी झूले और उसी दिन उनकी सेना हमारी सरहद को के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। तो ये है चीन, इतिहास भी देख लो और मौजूदा स्थिति भी देख लो। दूसरा बात इन कोalition की है, अमेरिका ने अबोताबाद में उसामा बिन लादेन पे हमला किया। पाकिस्तान जानता था कि वो चू नहीं कर सकता क्योंकि ना तो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है मिलिट्री पे, ना ही उनका कोई और देश साथ देगा, चीन भी नहीं देगा क्योंकि चीन और अमेरिका का ट्रेड सबसे हाईएस्ट है। क्या हम ये कह सकते हैं हम अबोताबाद जैसी स्ट्राइक करें तो चीन या हमारे खिलाफ नहीं जाएगा या अमेरिका हमारा चीन जैसा साथ देगा? हमें भूलना नहीं चाहिए कि चीन आज नेपाल में भी सबसे ज्यादा एक्टिव है, श्रीलंका में 2013 से उनकी न्यूक्लियर सबमरीन पार्क्ड है, $46 बिलियन तो छोड़िए, आज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कर रहा है चीन पाकिस्तान को, क्योंकि चीन भी चाहता है हमारी सरहद हड़पना। तो आंखें बंद करके चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान से लड़ना, तो हमारी सबसे बड़ी चलिए मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना होगा। तो क्या पाकिस्तान से लड़ने के साथ साथ आपको चीन से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? इसके दो पहलू हो सकते हैं, एक तो जो आपने सारी बातें कही, लेकिन दूसरा ये भी कि जिस तरह का इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बना रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, अगर उस कॉरिडोर पे आंच आती है तो क्या वो दबाव में आके भारत का भी पक्ष ले सकता है? ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो पाकिस्तान के पक्ष में क्या चीन आएगा, इस पर चर्चा को बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो आवाज अड्डा पर आज हो रही है बड़ी बहस का युद्ध चाहता है पाकिस्तान, और हमने अपने दर्शकों से भी यही सवाल पूछा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की नौबत आ गई है? आप अपने जवाब हमें भेजिए और हम आपको आखिरी में इस शो के बताएंगे कि लोग अपनी क्या राय रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं। @CNBC_आवाज पर आप ट्वीट करके जवाब हमें दे सकते हैं। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। नरेंद्र तनेजा साहब, एक चीन की बात बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है कि चीन का रोल क्या होगा इस युद्ध में, बड़ा ही अहम रोल क्या चीन प्ले करेगा? तो अगर हम चीन की तरफ देखें, जिस तरह के रिश्ते उसके पाकिस्तान के साथ हैं और बीते कुछ वक्त में जैसे उसके रिश्ते हमारे साथ रहे, क्या चीन को लेकर हमारे पास कोई एक्शन प्लान तैयार है अगर हम पाकिस्तान से हेड टू हेड भिड़ते हैं? देखिए, मैं सुन रहा था शेरगिल साहब को भी, जो कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता हैं, जो उन्होंने तमाम बातें करी, नेपाल सब क्या क्या जिक्र किया, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस की अभी तक तो ये पॉलिसी नहीं थी चाइना को लेकर के। शायद आज शाम से कुछ परिवर्तन हुआ होगा, शाम को 5 बजे तक ये नहीं थी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हमको ये भी याद रखना पड़ेगा, कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब पाकिस्तान में जाके भारत के खिलाफ क्या क्या बोल के आए, मणिशंकर साहब पाकिस्तान में जाके प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोल के आए, सलमान खुर्शीद साहब खुद प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल के आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो कंफ्यूज है, तो उस पर मैं ज्यादा तवज्जो ध्यान नहीं दूंगा। आपने आधे घंटे बाद मुझे समय दिया है तो मुझे थोड़ा अब दीजिएगा। हमारा फोकस जो है पाकिस्तान पर ही रहना है। हमारा फोकस हम मतलब समय से पहले और कुछ भी चीन को बीच में करें, मुझे लगता है कूटनीति के हिसाब से वो कोई अच्छी बात नहीं है। उनकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वो बना रहे हैं वो भारत की टेरिटरी से होकर निकल रही है, क्योंकि गिलगिस्तान पाकिस्तान पीओके हमारी टेरिटरी है और बलूचिस्तान में जा रही है। बलूचिस्तान के लोग उसको नहीं चाहते, वहां पे तमाम उसके खिलाफ विरोध हो रहा है। हमको उन चीजों पर फोकस करना है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है, पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान को मिलिट्री चलाता है, मिलिट्री है जिसके पास एक मुल्क है, उसको क्या क्या चीजें कमजोर करती हैं। बलूचिस्तान कमजोर करता है, सिंध कमजोर करता है, पठान पश्तून कमजोर करते हैं। हमें उन चीजों पे जोर देना है। साथ में एक चीज हमको गौर करना पड़ेगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मात्र $230 बिलियन की अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था $2.3 ट्रिलियन की है। 20 साल में हम
$13 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। मैं इसलिए ये बात दिला रहा हूं कि कोई भी देश अगर युद्ध लड़ना चाहता है और भारत जैसे देश से टक्कर लेना चाहता है तो उसकी इकोनॉमी कैसी है, क्या वो सस्टेन कर सकता है, उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। मेरे एक साथी ने, एक वो पैनलिस्ट ने कहा कि हम एनालाइज बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए, आप उठा करके देखिए, कोई भी देश, भारत जैसा मैच्योर कंट्री, और ये सब चीजों को एनालाइज तो करना होगा। हमारे डिप्लोमेट्स, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी फौजें, हमारी इंटेलिजेंस, हम सबको सब एनालाइज हो रहे हैं। और आपने खुद ये तस्वीर जिक्र किया कि भाई प्रधानमंत्री स्वयं वॉर रूम में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, एनालाइज किया जा रहा है, हर उस पर एनालाइज किया जा रहा है। और पाकिस्तान आज जो है वो बौखलाया नहीं है, दहशत में है। इसलिए दहशत है, पाकिस्तान भी जानता है हिंदुस्तान की क्या ताकत है, और हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसके पीछे 100 सरकार और फौज के पीछे 126 करोड़ भारतीय खड़ा है। खाली फौज ही नहीं है, हर भारतीय आज फौजी है, हर भारतीय लड़ने को तैयार है, हर भारतीय पाकिस्तान को मुंह तोड़ नहीं शरीर तोड़ जवाब देने को तैयार है। ऐसे मुल्क को, इसलिए हमको जो है पूरी रणनीति बना करके समय पर, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, कैसे जवाब देंगे, क्या देंगे, हमारे उसको जो है हमारे प्रोफेशनल तरीके से हमारे उस पर फैसले हो रहे हैं। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, वो ये कि जब तक आवश्यकता ना हो और देशों को उस बहस में ना ड्रैग करें। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला बोला है और पाकिस्तान को हमने जवाब देना, और ऐसा जवाब देना है कि उनका मुंह ही नहीं तोड़ना है, उनके पूरे शरीर को तोड़ना है। और बाकी चीजें हैं उसमें सारी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, हमको सब राजनीतिक दलों को ये भारत का मसला है। और 1971 याद रखना होगा, जब इंदिरा गांधी जी ने उस समय आह्वान किया था, हमारे उस समय के नेता भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के, उन्होंने साफ कहा था कि आपकी लीडरशिप है और जो भी आप कहेंगे वो पूरा देश खड़ा हो गया था। कांग्रेस वालों को ये याद रखना चाहिए। कांग्रेस इससे पहले के और कहीं जाके भाषण दे, सलमान खुर्शीद जैसे लोग, मणिशंकर, इसीलिए शेरगिल साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं। शेरगिल साहब, भारत के खिलाफ बुराई करते हैं, उसको रोकना पड़ेगा। आश्चर्य हो रहा है। ना तो मैंने पूरी डिबेट पे भारतीय जनता पार्टी पे कोई ताना कसा, ना मैंने कहा उनकी निंदा की। कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता था कि कैसे चुनाव से पहले चुनावी मंच पर चढ़ के कहा जाता था कि हमें सत्ता में लाइए और ये दे पाकिस्तान आपकी तरफ नजर नहीं उठाएगा। कहा जाता था आए एक बार हमारे देश में, हम लाहौर तक पहुंच जाएंगे। लाहौर तो दूर की बात, ISI पठान चुनावी मुद्दे। दूसरी बात, किस बात का भ्रम है हमें कि अगर चर्चा पे धैर्य रखिए, मैंने बीच में मत नहीं बोला था आपके जनाब, धैर्य रखिए, भी कहा था धैर्य रखिए, मैंने आपके बीच में टोका नहीं था। डिबेट को सिविल रखिए, धैर्य रखिए तनेजा जी, आपकी बारी आएगी, मैंने टोका नहीं था। दूसरी बात, किस बात का भ्रम है कि डिबेट में अगर ये बोल देंगे पाकिस्तान पे फोकस रखेंगे तो चाइना आंखें मींच लेगा कि हम आंखें मींच लेंगे? क्या हम कोई कबूतर हैं या ऑस्ट्रिच हैं कि एक जंग में चले जाएं ये सोच के हमारा फोकस पाकिस्तान है, चाइना कोई दूध पीता बच्चा, ये ले बेटे टॉफी खा, तू चुप करके बैठा रहेगा। ये पेचीदे मामले हैं, ये चुनावी मंच नहीं है। अगर आप कोई भी हमला लेंगे, आपको देखना पड़ेगा आपके पड़ोसी मुल्क, वो मुल्क जिनका पाकिस्तान के साथ रिश्ता है, वो जी तो चलिए, मेरे पास अब क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है, समय थोड़ा मेरे पास कम है। विवेक काटजू साहब, आपके पास आना चाहता हूं कि जो चीन की बात हो रही है, जी नरेंद्र जी और शेरगिल साहब दोनों, मैंने आप दोनों की बात सुनी। विवेक काटजू साहब, अगर चीन की बात करें, बार बार चीन का मुद्दा उठ रहा है, ये राष्ट्रवाद, ढोंगी राष्ट्रवाद। एक मिनट तनेजा साहब, शेरगिल साहब एक मिनट, क्योंकि जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसे पूरा कर ले, समय कम है आज के लिए। काटजू साहब, अगर चीन बीच में आता है, या चीन, आज 65 की हम बात कर रहे थे कि जब चीन का एक अलग माहौल था, लेकिन अब जिस तरीके से पूरी दुनिया में इकोनॉमी बदली है, भारत और चीन के बीच भी भले ही थोड़ी खटास हो, लेकिन बहुत बड़े व्यापारिक रिश्ते हैं, तो क्या चीन उन सबको ताक पर रखने की सोचेगा, या इतना वो कर सकता है और जाके पाकिस्तान का साथ देगा? देखिए, मेरा मानना है पहली बात कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते अब ज्यादा घनिष्ठ हो रहे हैं, उनमें एक पॉजिटिव कंटेंट आ रहा है, जो कि एक उदाहरण उसका CPEC है। दूसरी बात, मेरा ये भी मानना है कि ये बिल्कुल ठीक है, जैसे शेरगिल ने कहा कि अगर हम किसी भी देश के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं तो फिर हमें और देशों का भी व्यवहार के बारे में सोचना पड़ता है। तीसरी बात, मेरा ये मानना है कि अगर मामला और पाकिस्तान के साथ बिगड़ता जाए तो अगर इतिहास ये सिखाता है कि चीन युद्ध के मैदान में हमारे खिलाफ पाकिस्तान का साथ नहीं देता है। 65 में भी यही हुआ, 71 में भी यही हुआ,
और मेरा ये मानना है कि आगे भी चीन धमकी दे और चीजें करे, लेकिन युद्ध के मैदान में हमारे खिलाफ नहीं उतरेगा। आखिरी बात, जब ऐसे नाजुक सामरिक स्थिति आती है देश के सामने जैसे आज है, तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है अपने राजनीतिक वर्ग के से कि इस वक्त तो भाई जरा यूनिटी दिखाओ, आपस में खींचातानी मत करो। ये जो आप कर रहे हैं आज टेलीविजन पर, कृपा करके इसको बंद करें। ये बहुत ही गंभीर मामले हैं देश के, और हमें आपसे उपेक्षा है कि आप गंभीरता से इन विषयों को लेके राजनीति को अलग रखेंगे आज के दिन। जी चलिए, शिवकांत शर्मा साहब, चूंकि अब बहस के बहुत अंतिम दौर में आ गए और वाकई बड़ी गंभीर बात है, अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो दोनों का नुकसान होगा, शायद खोने के लिए भारत के हिस्से में ज्यादा है। तो भारत में आज जैसी अर्थव्यवस्था है, भारत में इस समय जैसा माहौल, पाकिस्तान तो एक तरीके से बर्बाद देश है, क्या हम युद्ध में उतरकर अपना नुकसान तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम युद्ध में उतरेंगे, कम से कम पहल तो नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ से गलती से पहल होती है तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बढ़िया रास्ता ये होगा कि पाकिस्तान पर अमेरिका के और यूरोप के आर्थिक प्रतिबंध लगवाएं, आर्थिक नाकेबंदी करवाएं। और यहां समस्या चीन की है। चीन सामरिक रूप से लड़ाई में शायद पाकिस्तान का साथ न दे, लेकिन कूटनीति में अगर हम अलग थलग कराने की पाकिस्तान को कोशिश करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि अमेरिकी कांग्रेस में एक दो बार प्रस्ताव इस पर उठा है और यूरोप भी शायद आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो, तो चीन वहां टांग अड़ा सकता है। और हमें यह देखना होगा कि वहां हम चीन को कैसे मनाएंगे। रूस शायद हमारे लिए तैयार हो जाए, तो हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प ये होगा कि कूटनीतिक रूप से अलग थलग। क्या भारत को, जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरी बात इसी पे हो रही है कि सामरिक रास्ता क्या हो सकता है, क्या यही एक तरीका है जब हम थोड़ा सा उसे दबाएं? क्योंकि पिछले और तरीकों से तो हम लगातार काम कर रहे हैं लेकिन बात बन नहीं रही। क्या सामरिक तरीका हो सकता है जिसमें हमारा भी नुकसान ना हो और बात भी बने? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में उतर भी जाते हैं, अगर वो पहल करता है, तो इसका कुछ नहीं कोई दूसरे देश करने वाले, क्योंकि कभी डर आता है कि चाइना आ जाएगा, या अमेरिका उनके साथ देगा, या हम उनका साथ करेंगे, या ये होगा या वो होगा। ये सब कल्पनाएं हैं। अगर देखा जाए इतिहास को, तो अगर हम अमेरिका के पास गए हैं तो उसने ये हमेशा कहा है कि आप अपनी जो बात है पाकिस्तान इंडिया बायलैटरली बैठकर एक दूसरे के साथ उसको सुधारे। कोई भी देश जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पिछले 70 साल के इतिहास को देखकर इसकी तू मैं में नहीं आएगा जी। अगर लड़ाई भी होती है तो नहीं आएंगे। चाइना जो है उसका पाकिस्तान में एक ही इंटरेस्ट है, वो है CPEC, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक। तो यही कि क्या लड़ाई का जोखिम लेना चाहिए? कोई नहीं जी, अब क्योंकि मेरा समय समाप्त होने जा रहा है, एक सवाल जो है थोड़ा वक्त से आगे का लगेगा, लेकिन निखिल गोखले साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि भारत पाकिस्तान में जंग हो जाए और भारत का पलड़ा भारी रहे और फिर एक बार हम देखें कि उनकी सेना घुटने टेक देती है, तो भारत को क्या मांगना चाहिए, किस चीज पे हस्ताक्षर कराने चाहिए? आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मांग लीजिए, जो आपने नहीं मांगा 71 में। 93,000 जब बंदी थे आपके पास, आपने उसको नहीं मांगा, या फिर और अच्छे बेटर टर्म्स कर सकते हैं, पर ये बहुत दूर की बात है। मैं नहीं समझता पूरी तरह से फुल फ्लेज वॉर होने जा रहा है, पर जो भी भारत कदम लेगा वो ऐसा कदम होना चाहिए जो पाकिस्तान को सबक सिखाए, और ये ऐसा सबक सिखाए कि पाकिस्तान फिर आतंकवाद को जो बढ़ावा देता है, आतंकवादी जो भेजता है जम्मू कश्मीर में, उसको कम से कम ना भेजें या उसको भेजना कम करें। ये एक सबक भारत को सिखाना जी। चलिए, चूंकि अब समय समाप्त हो रहा है, तो मैं इस पूरी चर्चा का ये माफी चाहूंगा तनेजा जी, समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन शायद इस पूरी चर्चा का हम यही सार निकाल सकते हैं कि वक्त है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएं। अब ये हो सकता है कि हमारी ताकत ज्यादा है, उस ताकत का भी इस्तेमाल करें। इस बीच आप लोगों का पोल भी आ गया और 62% लोगों का मानना है कि नौबत लग रही है कि भारत पाकिस्तान लड़ लेंगे, हालांकि 38% मांगते हैं कि शायद दूसरा रास्ता भी निकल आए और जंग की नौबत ना आए। लेकिन जो भी हो, एक सबक सिखाने का वक्त पाकिस्तान को है। अगर ताकत से सिखाना पड़े तो वो कोशिश की जाएगी, और कूटनीतिक कोशिश तो हम लगातार कर रहे हैं।
तो शायद जिसे हम कहते हैं कि यहां पर एक हाइब्रिड वॉरफेयर के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो घेरेंगे, दूसरी तरह से तो घेरेंगे, लेकिन एक मसल पावर दिखाकर पाकिस्तान को यह भी बता दिया जा सकता है कि आप अपनी हद में रहें तो बेहतर है और अपनी जमीन से आतंकवादी गतिविधियों को बंद करें, नहीं तो भारत आपकी हस्ती को मिटाने का भी दम रखता है। आज की चर्चा में आप सभी लोगों को शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।